इश्क बगावत दिल संभल जा जरा एपिसोड नंबर 18। अब तक आपने पढ़ा। गुनगुन ने आखिरकार पलटवार कर ही दिया। ऐश्वर्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। गुनगुन ने ऐश्वर्या के साथ वो किया जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। अब तो अरविंद ऐश्वर्या की मांग भरने के लिए और ज़्यादा खुश हो चुका था। और क्या गुनगुन का यह कदम उसके और शिवांग के रिश्ते को एक नए सिरे से जोड़ देगा? चलिए जानते हैं। अब आगे घर वालों ने जैसे ही गुनगुन की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर वालों ने मुस्कुराते हुए गुनगुन की इस बात पर हामी भर दी थी और अब ऐश्वर्या कुछ न कर सकी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। अरविंद ने उन भावों को इग्नोर करा और फिर गुनगुन के हाथ से सिंदूर लेकर अरविंद ने सीधे ऐश्वर्या की मांग भर दी। अपने मांग पर सिंदूर देख ऐश्वर्या की मुट्ठियां कस चुकी थी। हाँ, वो अपनी मांग में शिवांग के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी और कहाँ अरविंद ने एक बार फिर से उसकी मांग को सिंदूर से सजा दिया था। तभी गुनगुन बोली, हाँ अब लग रही हो ना तुम अरविंद जी की पत्नी। अब कल से ये सिंदूर रोज लगाना। तभी अरविंद बोला, सिर्फ सिंदूर ही नहीं गुनगुन जी, बल्कि ये मंगलसूत्र भी। इतना कहकर अरविंद ने अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाला और उसे सबको दिखाते हुए दिखाने लगा। ऐश्वर्या वो मंगलसूत्र देखकर हैरान थी। तभी ऐश्वर्या बोली, ये मंगलसूत्र तुम्हारे पास है? तभी अरविंद बोला, हाँ, तुम तो ये खोलकर डाइवोर्स पेपर्स के साथ रखकर चली गई थी, पर ये मंगलसूत्र आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये वही मंगलसूत्र है जिसे मैंने शादी के समय ऐश्वर्या के गले में पहनाया था और आज एक बार फिर भगवान और आप सभी को साक्षी मानकर ये मंगलसूत्र मैं ऐश्वर्या को पहनाना चाहता हूँ। इतना कहकर अरविंद ने वो मंगलसूत्र ऐश्वर्या को पहना दिया। तभी गुनगुन बोली, ऐश्वर्या जी, अब अपनी इन दोनों अमानत को संभाल कर रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिश्ते बिखर जाएं और आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके हाथों से ना आपका और अरविंद जी का ये रिश्ता बचे और ना ही कोई और रिश्ता। अरविंद जी इतने समय बाद आपसे मिले हैं। आपने अपने और अरविंद जी के बीच की गलतफहमियों को आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए आप। इतना कहकर ऐश्वर्या को गुनगुन ने उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया। ऐश्वर्या कुछ न कर सकी और गुस्से से भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं अरविंद अपनी गोद में रूही को लेकर कमरे में चला गया था। वहीं रुद्रांश भी आज राठौर मैंशन में ही रुका हुआ था। रुद्रांश ने देखा आकृति ये देखकर खुश नहीं है, लेकिन रुद्रांश आकृति और अपने बीच की सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहता था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके आकृति को खुद से दूर नहीं जाने देगा। क्या करेगा रुद्रांश आकृति और अपने बीच की सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए, ये तो अभी भी एक रहस्य है। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। वहीं गुनगुन जब कमरे में पहुंची तो उसने अपने कपड़ों को चेंज करना चाहा, लेकिन शिवांग उससे सवाल जवाब करना चाहता था। इसलिए कमरे में आते ही शिवांग ने सीधे दरवाज़ा बंद किया। उसने देखा कि गुनगुन कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जा रही है कि तभी शिवांग ने गुनगुन को पीछे से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे सारे सवाल करने लगा। शिवांग बोला, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तुम कहीं नहीं जाओगी। नीचे मैंने तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर वालों को हम दोनों के रिश्ते की असलियत पता चले। अब तुम बताओ मुझे, क्या था ये सब कुछ? तुमने अरविंद को यहाँ क्यों बुलाया? क्या चल रहा है गुनगुन तुम्हारे दिमाग में? तो वहीं गुनगुन शिवांग से बोली, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को यहाँ बुला लिया? अब तुम दोनों की लव लाइफ अच्छे से चल नहीं पाएगी ना? सॉरी, लव लाइफ नहीं, नाजायज़ रिश्ता। जैसे ही गुनगुन ने शिवांग से यह कहा तो शिवांग ने गुनगुन के दोनों गालों को जोर से पकड़ा और उन्हें जोर से दबा दिया और फिर उसकी तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, तुम्हारी ये बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं गुनगुन, और ये क्या नाजायज़ रिश्ता बोल रही हो तुम? लिसन गुनगुन, मेरे और ऐश्वर्या के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और नाजायज़ रिश्ते के बारे में तो तुम कुछ ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी गुनगुन बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा शिवांग? तभी शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, मतलब तुम बेहतर तरीके से समझती हो और अगर मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम अथर्व भाई को पसंद करती थी, शायद अभी भी करती हो। तुमने उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए अपनी हद को कितना नीचे गिराया ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। और अगर उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ होता तो जिस गंदे रिश्ते के बारे में तुम कह रही हो ना, वो तुम्हारे और भाई के बीच बना होता
और उसकी जड़ होती तुम। इतना कहकर शिवांग ने गुस्से से गुनगुन को छोड़ दिया। तो ये सुनते ही गुनगुन ने एक जोरदार तमाचा शिवांग को दे मारा। शिवांग गुनगुन के थप्पड़ से बौखला चुका था। गुनगुन शिवांग को वहां से धक्का देकर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि तभी शिवांग ने गुस्से से गुनगुन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए सीधे बिस्तर पर गिरा दिया। शिवांग की हरकत से गुनगुन हैरान थी। गुनगुन कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवांग गुनगुन के ऊपर आ चुका था। शिवांग गुनगुन के थप्पड़ मारने से वैसे ही गुस्से में था और अब गुनगुन की बातें उसे और गुस्सा दिला चुकी थी, इसलिए वो गुनगुन की ओर देखकर गुस्से से बोला। शिवांग बोला, बहुत ज़्यादा ही जल्दी है ना तुम्हें रिश्ता कायम करने की, तो एक काम करते हैं, आज कर ही देते हैं। और वैसे भी तुम तो खुद कह रही हो कि हम दोनों के बीच उस रात जो कुछ भी हुआ था वो नाजायज़ नहीं बल्कि जायज़ रिश्ता है। तो अब जो रिश्ता तब नाजायज़ नहीं था तो अब क्यों होगा? आज मैं अपने सारे हक ले ही लेता हूँ। बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ये तमाशा। सीधे सीधे कहो ना कि मुझे ऐश्वर्या के करीब देखकर तुम्हें जलन होती है। मेरी करीबी उसके साथ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती हो। कहीं उस रात हम दोनों के इतने करीब आने से तुम्हें मेरी आदत तो नहीं लग गई? गुनगुन गुस्से से बोली। करीब तो तुम आना चाहते हो, तभी तो मुझे इस तरीके से दबोच कर बैठे हुए हो। तभी शिवांग बोला, ओ रियली, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ? शायद तुम भूल रही हो, मेरे होठों पर अभी भी वो निशान है जो तुमने शाम के समय दिया था। यकीन ना हो तो दिखाऊं? दिखाना क्या, दिख तो रहा है ये निशान। और परसों जब हम हद पार करके एक दूसरे के करीब थे तब रोक लेती ना, क्यों साथ दिया तब तो नहीं लगा तुम्हें ये रिश्ता गलत? तभी गुनगुन बोली, हाँ तो मेरा पति किसी और के सामने मुंह काला करेगा तो क्या मैं देखती रहूंगी? इतनी सभ्य पत्नी भी नहीं हूं मैं। तभी शिवांग बोला, तो ठीक है, आज मैं अपनी पत्नी को बता ही देता हूँ कि मुंह काला कैसे करते हैं। गुनगुन बोली, बताना क्या है, मैं तो तुम्हारी हरकतें देख चुकी हूँ, अब छोड़ो मुझे, इससे पहले दूसरा गाल भी लाल हो जाए तुम्हारा। तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देख कर बोला। शिवांग बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की? वहीं गुनगुन शिवांग की तरफ देख कर बोली, एक बार मेरा हाथ छोड़कर तो देखो, हिम्मत भी दिखाऊंगी तुम्हें जब दूसरा गाल लाल हो जाएगा ना अच्छे से तब। तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, ऐसा तो अब होने से रहा। इतना कहकर शिवांग ने गुनगुन का एक तरफ का दुपट्टा निकाला तो गुनगुन की आंखें बड़ी हो गई। गुनगुन बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तो वहीं शिवांग गुनगुन के सवाल का जवाब देते हुए बोला। शिवांग बोला, वही जो एक पति और पत्नी के बीच होता है, तुम्हारा दुपट्टा निकाल रहा हूँ। और अभी तो सिर्फ दुपट्टा निकाला है, अभी तो हम दोनों के पास पूरी रात बची है, सोचो अभी क्या कुछ निकालना बाकी होगा। गुनगुन बोली, स्टॉप इट शिवांग, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे। तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, अब तो नहीं छोड़ूंगा, शादी हुई है हमारी स्वीट हार्ट और हम दोनों के बीच ये सब होना तो नॉर्मल है। क्यों, तुम नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कुछ हो? तो वहीं गुनगुन बोली, बिल्कुल नहीं, छोड़ो अब मुझे। तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे मत कहना, मैं तो बड़े ही प्यार से पूछ रहा था। यह बातें सुनकर गुनगुन का गुस्सा तो चरम पर पहुंच चुका था और वो बौखला रही थी। गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर फिर बोली। गुनगुन बोली, शिवांग बस बहुत हुआ, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। तभी शिवांग बोला, क्यों नहीं करना चाहती? कहीं इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है? क्या तुम अभी भी अपनी यादों से और अपने दिल से किसी और को भुला नहीं पाई हो? तो वहीं इस समय शिवांग का ये कहना सीधा सा निशाना अथर्व की तरफ को था। वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर एक बार फिर बोला, ठीक है, ये रायता समेटने के लिए मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। तो वहीं गुनगुन बोली, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा ऑप्शन, तुम उस ऑप्शन को फॉलो करो पर मुझे बिना बताए, और छोड़ो मुझे। तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर फिर बोला। शिवांग बोला, अगर उस ऑप्शन को फॉलो ही करना है तो तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर मुझे तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा। तभी गुनगुन बोली, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर सीधे बोला। शिवांग बोला, मतलब सीधा है, हम दोनों के बीच कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी तीसरे को ये आसानी से पता चल जाए कि वो तीसरा हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकता। सही कह रहा हूँ ना मैं? तभी गुनगुन बोली, ये गोल गोल बातें घुमाना बंद करो तुम शिवांग। तभी शिवांग फिर बोला, स्वीट हार्ट, गोल गोल कहाँ घुमा रहा हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अब तुम समझ नहीं पा रही हो या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो, ये तो तुम ही जानो। तभी गुनगुन बोली, मुझे ना कुछ नहीं समझना है और ना ही मैं कुछ समझने का नाटक कर रही हूँ, हटो मेरे ऊपर से। तो वहीं शिवांग बोला, ऐसा तो होने से रहा डार्लिंग, क्योंकि तुमने मेरे अंदर के शेर को जगाया है और अब ये शेर शांत तभी होगा
जब उसकी भूख खत्म होगी, और मेरा खाना तो मेरे सामने है। तभी गुनगुन बोली, तो शायद तुम भूल रहे हो कि शेर की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए शेरनी होती है उसके पास। तो अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोच रहे हो ना, तो भूल जाओ शिवांग। शिवांग ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान कुछ अलग सी थी। गुनगुन कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवांग ने अपने होठों को गुनगुन के होठों से लगा दिया और उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। इससे उसके जज्बात साफ नजर आ रहे थे। इस समय कोई रफनेश नहीं थी, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वह चूमे जा रहा था, जिसे गुनगुन महसूस कर पा रही थी। शिवांग ने गुनगुन को अभी भी नहीं छोड़ा था। गुनगुन की आवाज़ दब कर रह चुकी थी। शिवांग अभी भी गुनगुन को चूमे जा रहा था। उसे गुनगुन के होठों का रस काफ़ी मीठा लगा, पर अचानक उसे जब होश आया तो उसने गुनगुन को अचानक से छोड़ दिया। गुनगुन भी एक पल के लिए बहक चुकी थी। उसकी आंखें इस समय बंद थी, जिसे शिवांग ने देख लिया था, जिसे देखकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गुनगुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। शिवांग बोला, मुझे यकीन है कि तुम बस दिखावा करती हो मुझसे दूर जाने का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे यूं तुम्हें चूमने से तुम्हारी आंखें बंद नहीं होती। पर मुझे अभी भी शक होता है तुम पर। गुनगुन ने यह बात सुनी तो उसने अपनी आंखें खोल ली और वो शिवांग की ओर देखकर अपनी नज़रों को चुराते हुए बोली। गुनगुन बोली, बस करो अपनी ये बकवास बातें और खोलो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे तुम। जैसे ही शिवांग ने यह सुना तो वो मुस्कुराने लगा। उसने गुनगुन के गालों पर सॉफ्ट तरीके से चूमा और फिर बोला। शिवांग बोला, वेरी गुड मेरी जंगली शेरनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही जवाब मेरे सामने बोलोगी। पर क्या करें, अभी तो जंगली शेरनी कैद में है और मेरी कैद से छूटना तो नामुमकिन है। तो अब तुम खुद मेरे साथ सब कुछ करने के लिए राजी होगी या फिर मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तभी गुनगुन बोली, तुम कोई भी तरीका अपना लो, पर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। बस एक बार मेरा हाथ खोल कर देखो, फिर देखना तुम। तभी शिवांग बोला, इतना पागल थोड़ी ना हूँ, मुझे भी पता है जंगली शेरनी जब गुस्से में होती है तो काट खाने को दौड़ती है, और इस समय मुझे कटवाने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें प्यार करना है स्वीट हार्ट। और वैसे भी जो तुमने हॉल में अभी अभी किया है वो देखकर तो मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है तुम ऐश्वर्या से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हो, और जब रूही को मैं अपनी गोद में लेता हूँ तो मुझे तुम्हारी आंखों में जलन साफ नज़र आती है। ऐश्वर्या से जलन तो मैं समझ सकता हूँ, पर छोटी सी बच्ची से तुम्हें क्या जलन है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तभी गुनगुन बोली, ना मैं ऐश्वर्या से जल रही हूँ और ना मैं रूही से, ठीक है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ, लेकिन अगर बात हम दोनों के रिश्ते पर उठी तो मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि परिवार वालों के सामने और दुनिया के सामने ये बात जाहिर हो कि हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं है, बस और कोई बात नहीं है। तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला, झूठ बोल रही हो तुम, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ऐश्वर्या से बहुत जलन होती है। जब ऐश्वर्या मेरे करीब आती है तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर रूही तो एक प्यारी सी बच्ची है, उसका मेरे पास आना तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, बताओ। और यकीन मानो अगर तुमने सच बताया तो मैं छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा तब तक, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तभी गुनगुन बोली, मैं कैसे मान लूँ कि तुम अपने वादों से मुकरोगे नहीं। तो वहीं शिवांग बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, मैं शिवांग सिंह राठौर हूँ, वादे से मुकरना सीखा ही नहीं है मैंने। गुनगुन ने यह सुन एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोली। गुनगुन बोली, ठीक है, पहले मेरा हाथ खोलो उसके बाद। तभी शिवांग बोला, नहीं, डील इज़ डील, पहले तुम मुझे सच बताओ, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा, चाहे तो फिर मैं तुम्हारी काट खाने वाली हरकत भी झेल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी जंगली बिल्ली से कटवाने में। तभी गुनगुन बोली, बिल्ली होगी तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड जिसे मैं दबोच कर खा जाऊंगी, मैं शेरनी हूँ, समझे तुम। तभी शिवांग बोला, अब लग रहा है ना कि तुम शेर की बीबी हो, अब बताओ चलो सच। तो वहीं गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, रूही के साथ तुम्हारी नज़दीकियाँ मैं इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि मुझे नहीं पसंद वो हक जो मेरे आने वाले बच्चों को होगा, वो हक किसी और को मिले। सीधी बात है, उसके असली पिता का नाम अरविंद है, तो अरविंद को उसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ पता ही नहीं बल्कि रूही की जितनी भी जिम्मेदारी है वो अरविंद को उठानी चाहिए, ना कि तुम्हें, चाहे वो प्यार हो, दुलार हो या कुछ भी। मैं अपने बच्चों का हक मरते हुए नहीं देख सकती, समझे तुम। तभी शिवांग बोला, एक मिनट, अभी तक तो तुम बोल रही थी कि दुनिया के सामने ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं है, और अब तुम बच्चों की बात कर रही हो, मतलब एबनॉर्मल रिश्ते में बच्चे, क्या ये सही होगा। तभी गुनगुन बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बच्चों से नहीं, समझे।
तभी शिवांग बोला, तो बच्चे किसी और के साथ करोगी क्या? तो वहीं गुनगुन शिवांग की टोन में ही उसे जवाब देते हुए बोली। गुनगुन बोली, क्यों, तुम नामर्द हो या बच्चे करने में अक्षम हो? तभी शिवांग बोला, मौका देकर देख लो, और वैसे भी मौका क्या देना, उस रात और परसों की रात मैंने कोई यूज़ थोड़ी ना किया था। मुझे तो लगता है कि एक ही शॉट में काम हो चुका होगा। वैसे भी अभी दिन ही कितने हुए हैं उस रात को, इतनी जल्दी कहाँ ही समझ में आएगा। शिवांग अभी भी गुनगुन के ऊपर से उसे निहारे जा रहा था। उसका यूं खुद को घूरता हुआ देख गुनगुन शिवांग की ओर देख कर बोली। गुनगुन बोली, कितने बेशर्म हो ना तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देख कर बोला। शिवांग बोला, वाह, ये क्या बात हुई? मुझे क्यों शर्म आएगी, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम खुद बेशर्म हो और मुझे बेशर्मी की हद बता रही हो। खुद करो बच्चों की बातें, और जब मैं सीरियस बात करूँ, लॉजिकफुल बात करूँ, तो मैं बेशर्म? वाह। तभी गुनगुन बोली, बता दिया ना तुम्हें मैंने सब कुछ, अब हाथ खोलो मेरे। शिवांग ने गुनगुन को एक नज़र देखा और फिर मुस्कुराते हुए गुनगुन के हाथ खोल दिए। हालांकि जैसे ही गुनगुन के हाथ खुले तो गुनगुन ने शिवांग को खुद के ऊपर से धक्का देते हुए दूसरी ओर फेंक दिया और खुद अपने दुपट्टे से खुद को कवर करके सीधे बिना किसी देरी के चेंजिंग रूम में भाग गई। वो शिवांग का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए शर्म और गुस्से से सीधे बिना शिवांग की ओर देखकर उसने चेंजिंग रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपनी सांसों को काबू करने लगी। वहीं कमरे में शिवांग गुनगुन की यह हरकत देखकर मुस्कुराने लगा। शिवांग खुद से बोला, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, पर आना तुम्हें मेरे पास ही है, क्योंकि तुम मेरे लिए बनी हो। अब बस जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी ना, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगा। और जिस दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो और मुझसे प्यार करती हो, उस दिन तुम खुद मेरी हो जाओगी। और वो दिन जल्द ही आएगा। आखिर मुझे पता चल गया है कि तुम्हें किस तरीके से तड़पाया जा सकता है। ऐश्वर्या को देखकर बहुत जलन होती है तुम्हें, और रूही को देखकर तो कुछ ज़्यादा ही। ऐश्वर्या के करीब तो नहीं जाऊंगा, पर रूही के करीब तो जा ही सकता हूँ। ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो मैं जला सकता हूँ, है ना? इतना कहकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं चेंजिंग रूम में गुनगुन शिवांग की बातों को याद कर रही थी। खैर, उसका मन बिल्कुल नहीं था बाहर कमरे में जाने का, पर काफ़ी देर हो गई। वो लगभग 1 घंटे से कमरे के अंदर थी। फिर उसे ध्यान आया कि अब तक तो शायद शिवांग सो चुका होगा, इसलिए अब वो बाहर जा सकती है। उसने दरवाज़ा हल्के से खोलकर देखा तो कमरे की लाइट डिम हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि शिवांग सो चुका है। वह बिस्तर की तरफ आई तो उसने देखा शिवांग बिस्तर के दूसरी तरफ सोया हुआ है। ये देखकर गुनगुन थोड़ा हैरान हो चुकी थी, पर वो समझ गई थी कि शिवांग अपने बेड के अलावा कहीं और नहीं सोने वाला है। आज के प्रोग्राम से वो काफ़ी ज़्यादा वैसे ही थक चुकी थी। उसे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। गुनगुन ने दूसरा ब्लैंकेट निकाला और उसे ओढ़कर अपने और शिवांग के बीच में तकिए की दीवार बनाकर चुपचाप सो गई। वहीं दूसरी ओर शिवांग ने जब गुनगुन की ये हरकत महसूस की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांग सोया नहीं था, बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे पता था कि गुनगुन इस समय उसे फेस नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने कमरे की सारी लाइट डिम करके सोने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। गुनगुन की आंखों में इस समय नींद नहीं थी, पर काफ़ी थकान की वजह से उसे कब गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं शिवांग भी आज के प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। आज का पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला रहा था, इसलिए उसको भी कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। वहीं राठौर मैंशन में हर कोई सो रहा था, लेकिन कोई था जिसकी आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी। वो कोई और नहीं बल्कि आरोही थी। आरोही अभी भी अपनी बालकनी से चांद को निहारे जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसने अपने इधर उधर देखा तो उसे अपने कमरे से सटे हुए कमरे की बालकनी में रुद्रांश नजर आया। आरोही ने एक नज़र उसे देखा तो उसकी नज़रें रुद्रांश से जा मिली। रुद्रांश और आरोही ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह आंखों ही आंखों में बात कर रहे हों। तभी आरोही को कुछ याद आया और उसने अपना सर जल्दी से झटका और फिर रुद्रांश को इग्नोर करके सीधे अपने कमरे की तरफ आ गई। उसने बालकनी का दरवाज़ा काफ़ी अच्छे से लगाना चाहा ताकि रुद्रांश कमरे में ना आ सके, लेकिन वह ऐसा करती उससे पहले ही एक मजबूत हाथों ने कमरे के दरवाजे को रोक दिया था। आरोही ने देखा सामने रुद्रांश खड़ा है, पर इस समय रुद्रांश के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। आरोही ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश की मजबूती के आगे आरोही के पतले से हाथ काम न कर सके। रुद्रांश ने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया, जिस कारण आरोही थोड़ा पीछे की तरफ हो गई। रुद्रांश ने दरवाज़ा खोलकर आरोही को देखा और फिर अंदर कमरे में एंटर कर गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर आरोही की तरफ देख कर बोला। रुद्रांश बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो?
तभी आरोही रुद्रांश की तरफ देख कर बोली। आरोही बोली, हाँ क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? तो वहीं रुद्रांश बोला, दिक्कत तो है, इसलिए तो यहाँ पर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तो आरोही रुद्रांश की बातों का जवाब देते हुए बोली। आरोही बोली, इसे हिम्मत नहीं कहते, इसे चॉइस कहते हैं। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, और जिस चीज़ को मैं देखना भी नहीं चाहती उसे इग्नोर ही करूँगी। हाँ, अगर इससे तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर आरोही बिना रुद्रांश की ओर देखे अपनी बेड की ओर चली गई। वहीं रुद्रांश जो जानता था आरोही उसे इसी तरीके का जवाब देगी, वो आरोही के पास आया और आरोही की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बोला। रुद्रांश बोला, मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ, किसी और के पास थोड़ी ना आया हूँ। रुद्रांश ने जब ये कहा तो आरोही तीखी नज़रों से रुद्रांश की ओर देखकर बोली। आरोही बोली, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बार बार अपनी बीवी कहना बंद करो। तभी रुद्रांश बोला, तुम्हारे कहने और ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास सबूत हैं तुम्हारे और मेरी शादी के। आरोही बोली, वो शादी नकली थी, हम दोनों ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो शादी करी थी, और वैसे भी हम दोनों को उस समय एक दूसरे का असली नाम भी नहीं पता था, तो मैं ऐसी नकली शादी को नहीं मानती हूँ। तभी रुद्रांश बोला, कोई बात नहीं, मत मानो, पर तुम्हारा परिवार और पूरी दुनिया मानेगी जब मैं हमारी शादी की तस्वीर उनको दिखाऊंगा। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, बल्कि मैं उन लोगों को भी लेकर आऊँगा जिन लोगों के सामने हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, गले में मंगलसूत्र पहनाया था। शायद तुम हमारी शादी के दिन को भूल रही हो आरोही सिंह राठौर, पर मुझे सब कुछ याद है। तभी आरोही गुस्से से बोली, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, बेहतर होगा कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ प्लीज़ रुद्रांश। रुद्रांश बोला, मैं भी तो नहीं करना चाहता हूँ कोई बहस तुमसे, मैं तो बस अपनी बीवी के पास आया हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ बस। और वैसे भी कभी कभी तो राठौर मेंशन आ पाता हूँ मैं, बाकी समय तो मुझे अपनी प्यारी पत्नी से दूर ही रहना पड़ता है। तभी आरोही गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, बंद करो अपना ये तमाशा। तभी रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे मानने और ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा अमृता। तभी आरोही बोली, मेरा नाम आरोही है, अमृता नहीं है। तभी रुद्रांश बोला, फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो तुम अमृता ही हो। आरोही ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली। आरोही बोली, देखो रुद्रांश, वो जो शादी हुई थी वो हम दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए की थी, और अगर हम एक दूसरे को नहीं बचाते तो शायद आज हम मारे जाते, या हो सकता है हमारी फैमिली इन सब में इन्वॉल्व हो जाती, जो हम दोनों में से कोई नहीं चाहता था, राइट? रुद्रांश बोला, एब्सोल्युटली राइट। तभी आरोही बोली, तो वो एक नकली शादी थी, शादी खत्म, रात खत्म, और ये तमाशा भी खत्म, तो अब मुझे अपनी बीवी कहलाना बंद करो। रुद्रांश बोला, बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए ही सही, लेकिन शादी तो पूरी रीति रिवाज से की थी ना, तो ये शादी नकली कैसे हुई? तभी आरोही बोली, क्योंकि वो शादी हमें तुम्हारी वजह से करनी पड़ी थी, तुमने इन्वॉल्व किया था इसमें मुझे। मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ वहाँ ये हादसा हो जाएगा। तभी रुद्रांश बोला, वाह, हादसा था? तो क्या तुम्हारे लिए हमारी शादी एक हादसा है? तभी आरोही बोली, हाँ है, वहाँ ना मैं अपने दोस्तों से बिछड़ी होती और ना मैं तुमसे मिलती। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, लेकिन गांव वालों को लगा कि हम दोनों ने एक रात एक साथ गुजारी है। इनफैक्ट हमारे दोस्तों को भी, तुम जिनके साथ आए थे उनको भी, और मैं जिनके साथ आई थी उनको भी। उन लोगों ने तो हमारा भरोसा किया ही नहीं और मजबूरन हमें शादी करनी पड़ी। तभी रुद्रांश बोला, तो क्या इस शादी से तुम खुश नहीं थी? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुम खुश हुई थी जब हम दोनों की शादी हुई, तो उस समय तुमने खुश रहने का दिखावा क्यों किया, बोलो? तभी आरोही बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि गांव वालों के सामने हमारी असलियत आए। तुम शायद उस रात हुई सारी घटना को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर आकृति उस रात हुई घटना में खो गई जो 7 महीने पहले हुई थी। तभी रुद्रांश बोला, तुमने ये शादी सिर्फ गांव वालों को दिखाने के लिए और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए की थी। तभी आकृति बोली, हाँ, क्योंकि किसी ने हमारा भरोसा नहीं किया था, हम दोनों बुरी तरीके से फंसे हुए थे। उस दिन ट्रैकिंग करते हुए जब मैं खो गई थी तो मेरी मुलाकात तुमसे हुई, और वहाँ तुम्हें देखकर मैं वहाँ से भागने को हुई, और भागते भागते कब उस झील में जा गिरी मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आँख खुली तो मैं तुम्हारी बाहों में थी। तुम और मैं सर से लेकर पैर तक भीगे हुए थे। मैं समझ गई थी कि मुझे पानी से तुमने ही निकाला है। मैं तुमसे बचना चाहती थी, लेकिन किस्मत मुझे बार बार तुम्हारे करीब लेकर आ रही थी। रात होने को थी, हम दोनों अपने अपने दोस्तों से बिछड़ चुके थे। मुझे उस समय मेरी हालत की चिंता नहीं थी,
मुझे बस तुमसे दूर जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी थी। तुम्हारा धोखा, फरेब सब कुछ जान चुकी थी मैं फिर भी जंगली जानवरों से बचने के लिए और हम दोनों की जान बचाने के लिए हम दोनों साथ रहे। पूरी रात हमने एक साथ किसी गांव से सटे जंगल पर बने एक छोटे से झोपड़े में बिताई। मुझे लगा था कि सुबह होते ही मैं तुमसे फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह तो हुई, लेकिन शायद वो सुबह हम दोनों की जिंदगी की काली सुबह थी। किसी ने गांव वालों को बता दिया था कि दो अजनबी गांव के बाहर बने झोपड़े में हैं, और हम दोनों को जबरदस्ती गांव की पंचायत में लाकर खड़ा कर दिया। तब तक हमारे दोस्तों ने भी हमें ढूंढ लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रात गुजारी है, तो उन्हें भी वही लगने लगा जो पूरे गांव वालों को लग रहा था। मेरे दोस्त तुम्हें जानते थे, उन्हें पता था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैंने किसी को नहीं बताया था कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और तुम्हारी असलियत के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए उनको यही लगा कि मैंने तुम्हें बुलाया है, और शायद एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ही मैं ट्रैकिंग करते वक्त अपने दोस्तों से दूर हो गई। उन लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। और जैसा कि उस गांव का रिवाज था कि अगर कोई भी लड़का लड़की इस तरीके से पाए जाते हैं, तो या तो उनकी शादी होती है या फिर पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत का तमाशा होता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। तुम्हारा तो पता नहीं, क्योंकि तुम्हारी असलियत तो मुझे पता भी नहीं थी, पर मेरी असलियत तो मेरे दोस्त लोग और मैं जानते थे। मैं बिना घर पर बताए घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी, और इस बारे में अगर घर पर किसी को पता चलता तो अच्छा नहीं होता। इसलिए मुझे मजबूरी में शादी के लिए हाँ करनी पड़ी, वरना तुमसे शादी, वो भी तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद, मैं कभी ना करती। और अच्छा ही हुआ जो मुझे लंदन में ही तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। तभी रुद्रांश बोला, इसलिए तुम मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई, या यूं कहो मुझे इग्नोर और अवॉइड करने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। पर तुम भूल गई थी कि मैं रुद्रांश सिंह राठौर हूँ, रुद्र नहीं। और तुम्हारा पता लगाना तो बहुत आसान था मेरे लिए। तुम्हारे दोस्तों से पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ टूर पर गई हुई हो, और मैं अपनी मीटिंग अटेंड करने के बहाने वहाँ आ गया। हाँ, ये शादी वाला खेल मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि क्लब में मिलने के पहले ही दिन तुमने सबके सामने मेरी फ्रेंडशिप और मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। तभी आरोही बोली, थप्पड़ तुमने खुद की गलती के कारण खाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी जब तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की, तो तुम्हें उन सब के सामने ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मुझे जानते हो, बल्कि तुमने मुझे इग्नोर करा और अपने दोस्त की बदतमीजी को देखकर भी चुप रहना ठीक समझा। और जब मैंने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा तो तुम भड़क गए। रुद्रांश, मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए नहीं मारा था कि मुझे उस समय तुम्हारे दोस्त का गुस्सा था, बल्कि मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा कि मुझे तुम्हारी कायरता पर और तुम्हारे द्वारा किए गए छलावे को देखकर गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे दोस्त की हरकत को तो मैं उसी समय भूल भी गई थी, क्योंकि उस हरकत से जितना दर्द मुझे हुआ, उससे कई ज़्यादा दर्द मुझे इस बात से हुआ कि तुमने मुझे सिर्फ अपने दोस्तों के सामने चैलेंज जीतने के लिए ट्रॉफी बताया था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं तुमसे अकेले में मिलकर सब बात को क्लियर करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए ये बात सबके सामने खुली। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारे साथ एक अनजाने और अनचाहे बंधन में बांध दिया। मैं उस शादी को कभी नहीं मानती, और वैसे भी जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी उसका नाम अमृता था। मेरा नाम आरोही सिंह राठौर है। आकृति का पूरा नाम सुनकर रुद्रांश आरोही की तरफ देखकर खुद को डिफाइन करते हुए फिर बोला। रुद्रांश बोला, लिसन आरोही, बस एक यही बात तो मुझे नहीं पता थी तुम्हारे बारे में, और वो बात थी कि तुम्हारी पूरी असलियत, तुम्हारी असली पहचान। अगर मुझे पता होता कि तुम अथर्व की बहन हो और राज परिवार की राजकुमारी हो, तो मैं कभी वो सब ना करता। जो हुआ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो वहीं आरोही रुद्रांश की बात सुनकर बोली। आरोही बोली, क्यों? अगर तुम्हें पता चल जाता मेरी असलियत, तो मेरे साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से? और अगर मेरी जगह कोई मासूम सी आम लड़की होती तो उसके साथ वही रवैया होता तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम राजकुमार हो, और राजकुमार को तो कुछ भी करने का हक होता है। मैंने तुम्हें अपनी असलियत इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान मुझे मेरी फाइनेंशियल स्टेटस, मेरे परिवार के स्टेटस और इस बात को मुझसे जानकर प्यार करे कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक सियासत की राजकुमारी हूँ।
मैंने तुमसे प्यार किया था। जब तुमने मुझे ये कहा कि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, तो मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे तुम हर रूप में स्वीकार थे। नहीं तो तुम्हें क्या लगा था मेरे पास लड़कों की और रिश्तों की कमी है? आए दिन रिश्ते आते हैं हमारे घर में मेरे लिए, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए ईमानदार रहना चुना, और तुमने क्या किया? बदले में मुझे धोखा दिया, छला मुझे, मेरे इमोशंस के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। तुमने तो मुझे अपना असली नाम, अपनी असली पहचान तक नहीं बताई। मैंने फिर भी तुम्हारी हर एक कही बात का यकीन करा। जिस रात मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली ना, मैं उस रात तुम्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के बीच हो रही तुम्हारी सारी बातें सुन ली। जहाँ तुम दोस्त के सामने इस बात का जश्न मना रहे थे कि तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लिया, और इससे तुम शर्त जीत गए। उस दिन मुझे पता चला कि तुम तो मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक ट्रॉफी थी। शर्त जीतने के लिए तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला, और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती, जिस इंसान को किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने का शौक हो ना। इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आज पता चल गई ना तुम्हें सारी सच्चाई। यही थी वो सच्चाई कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी। इसलिए तो मैंने तुम्हें इग्नोर करा, तुमसे दूर जाने की कोशिश की, और मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, समझे तुम? तभी रुद्रांश बोला, ठीक है, तुम इस शादी को नहीं मानती तो ना सही, पर अब तुम आरोही सिंह राठौर बन के ही शादी करोगी, ये वादा है मेरा। आरोही बोली, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। तभी रुद्रांश बोला, ऐसा ही होगा। मैं कल के कल तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। मम्मी पापा भी साथ में आएंगे, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम मना कैसे करती हो सबके सामने। तो वहीं आकृति बोली, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कल के कल ही किसी के भी साथ जाकर शादी कर लूँगी, फिर भले ही वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, पर तुमसे शादी तो कभी नहीं। मुझे कोई दुख नहीं होगा, घर वाले घर से निकाल देंगे बस, पर मैं तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकती, बिल्कुल भी नहीं। आकृति का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि वो दर्द भी जिसे उसने अपने सीने में अंदर दबा कर रखा था। रुद्रांश का उसे छलना, उसके साथ धोखा देना, उससे उसे बुरी तरीके से तोड़ दिया था। आकृति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आंसुओं ने उसके सारे दर्द को रुद्रांश के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। रुद्रांश समझ रहा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, पर इस गलती की माफ़ी मिलना शायद उसके लिए मुश्किल हो, पर वो कोशिश करना चाहता था। वो किसी भी तरीके से आकृति को वापस लंदन नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि अगर अब वो एक बार लंदन चली जाती तो वहाँ आकृति को डराने के लिए रुद्रांश किसी भी पैंतरे का इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब तक आकृति राजस्थान में है तब तक रुद्रांश उसके परिवार के बहाने ही सही, पर आकृति को काबू में कर सकता था। ये बात रुद्रांश समझ रहा था, लेकिन आकृति का ये हाल देखकर अब उसे गिल्ट महसूस होने लगा था। तभी रुद्रांश आकृति की तरफ देखकर बोला, देखो आकृति, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी इज्जत पर, तुम्हारे मान सम्मान पर बात बने। प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो, प्लीज़। तभी आकृति बोली, ना एक मौका और ना ही आखिरी मौका। मुझे तुम्हें कोई मौका नहीं देना है, और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। तभी रुद्रांश बोला, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए दिल से तैयार हूँ। प्लीज़ एक बार मान जाओ, मेरी खातिर ना सही, अपने परिवार वालों की खातिर ही मान जाओ। इस कहानी में मुझसे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कहीं जगह मैंने आरोही का नाम आकृति और आकृति का नाम आरोही लिख दिया है। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैंने भी अभी वीडियो एडिटिंग करते वक्त ही ये चीज़ देखी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। क्या रुद्रांश की कही बातों का असर होगा आकृति पर? क्या आकृति अपने परिवार की खातिर रुद्रांश को माफ़ कर देगी, या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें, क्योंकि आने वाली कहानी के भाग बेहद इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी तो ऐश्वर्या का ऐसा पर्दाफाश होने वाला है कि सबके लिए चौंकाने वाला रहेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।